23 मार्च 1976 के दिन दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में शिवानी बागची और अजय मल्होत्रा के यहाँ पर एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है स्मृति। Good evening. I'm Smriti and at 21 years of age, I stand 5 feet 8 inches tall. ये बात 70 के दशक की है, जब स्मृति के पिता अजय मल्होत्रा और मां शिवानी बागची के बीच प्यार हो जाता है। अजय पंजाबी खत्री थे और उनके माता पिता की पहले ही डेथ हो चुकी थी। वहीं शिवानी बंगाली ब्राह्मण थी और अच्छे खासे परिवार से आती थी। शिवानी के माँ बाप ने इस शादी के लिए एकदम से इनकार कर दिया। अंत में अजय और शिवानी ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और घर छोड़ दिया। इस वक्त दोनों के पास मात्र 150 रुपए थे। दिल्ली के मुनीरका में रहने वाले अजय के एक दोस्त ने अपने तबेले के ऊपर मौजूद एक कमरा इन दोनों के लिए रहने के लिए दे दिया। इसी दौरान स्मृति का जन्म होता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। शिवानी और अजय के लिए दिल्ली में रहना महंगा हो रहा था, इसलिए दोनों स्मृति को लेकर दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के मुकाबले थोड़ा सस्ता था और यहाँ पर अभी अभी आबादी का बसना शुरू हुआ था। अब स्मृति के पिता अजय मल्होत्रा दिल्ली के धौला कुआं में मौजूद एक आर्मी क्लब के बाहर किताबें बेचने के लिए आते और शाम को एक बस से वापस गुड़गांव लौट जाते। कभी कभी स्मृति भी अपने पिता अजय के साथ अक्सर धौला कुआं आती और आते जाते आर्मी अफसरों को देखती। इधर घर चलाने के लिए स्मृति की माँ शिवानी ने घर घर जाकर मसाले बेचना शुरू कर दिया। आगे चलकर शिवानी ने ताज मानसिंह होटल में हाउसकीपिंग के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया, जहां वो बाथरूम साफ करती थी और फर्श साफ किया करती थी। स्मृति के बाद उनकी मां शिवानी को 2 और बेटियां होती हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं होता। इसके कारण उन्हें अपने आसपास के लोगों से तंज सुनने पड़ते। आर्थिक तंगी और अन्य कारणों से शिवानी और अजय के बीच भी अब झगड़े होने लगे थे। साल 1983 आते आते स्मृति की मां शिवानी को घर से निकाल दिया जाता है। इस वक्त स्मृति की उम्र मात्र 7 साल थी। रिक्शा वो पैदल वो अपना हाँकने वाला है और सिलेंडर चढ़ गया है और जल्दी जल्दी बोला जा रहा है लड़कियों खा लो, अब जाना है, दिल्ली जाना है। अब शिवानी को गुड़गांव वाला घर छोड़कर दोबारा दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता है। स्मृति भी अब अपने नाना नानी के यहाँ दिल्ली में रहने लगी। और मुझे याद है कि मैं घर के बाहर माँ के साथ खड़ी थी और मैंने देखा घर को और कहा एक दिन मैं खरीदूंगी। स्मृति के नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य थे, इसलिए स्मृति की मां शिवानी भी आरएसएस की राजनीतिक पार्टी जनसंघ से जुड़ जाती हैं। स्मृति की 5वीं तक की पढ़ाई एक टेंट वाले स्कूल में हुई, जिसे उनके नाना और आरएसएस के अन्य स्वयंसेवकों ने शुरू किया था। यहीं पास में ही एक होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल था। इसी स्कूल में 6वीं क्लास में स्मृति को एडमिशन मिल जाता है। इस स्कूल को कैथोलिक नन चलाती थी। इस बीच स्मृति के नाना की डेथ हो जाती है। इस वक्त स्मृति की उम्र 13-14 साल थी। इन्हीं दिनों स्मृति के माता पिता ने अपने रिश्ते को लेकर एक और मौका देने का फैसला लिया और साथ रहने लगते हैं। 16 साल की उम्र आते आते स्मृति ने दिल्ली के जनपथ में मौजूद फुटपाथ पर क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए, जिसके लिए उन्हें रोजाना 200 रुपए मिलते थे। मनोज प्रभाकर याद है, क्रिकेटर, ऑफ कोर्स, ओपनर। हाँ, तो उनकी एक ब्यूटी कंपनी खुली थी नेचुरेंस की। उसको माल सड़क पे बेचने वाला कोई चाहिए था। कोई ऐसा कोई कहीं आया था, हमने कहा यार हमको पैसा चाहिए। दिहाड़ी थी 200 रुपए। हम कहे कहाँ बेचना है बताओ। लेकिन जब किसी ने स्मृति के पिता से ये शिकायत कर दी कि उनकी बेटी फुटपाथ पर सामान बेच रही है, तो उन्होंने स्मृति को अपने कुरियर के काम में साथ में लगा लिया। अब स्मृति हर सुबह आनंद विहार ISBT नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पालम एयरपोर्ट से सामान उठाती और फिर ऑफिस जाकर इसकी एंट्री कराती। साल 1993 में स्मृति की 12वीं पूरी हो जाती है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से BCom में एडमिशन ले लिया। लेकिन स्मृति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और 18 साल की होने के बाद वो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाथ आजमाने के लिए मुंबई चली आती हैं। मुंबई में स्मृति की कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई गॉडफादर था। यहाँ सबसे पहले स्मृति ने मॉडलिंग में हाथ आजमाना शुरू किया। इसके साथ ही वो थिएटर और नाटकों में भी काम करने लग जाती हैं। इसी बीच एक दोस्त के चैलेंज पर स्मृति ने 1998 के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। Good evening. I'm
Smriti and at 21 years of age, I stand 5 feet 8 inches tall. इंटरेस्टिंगली उन्हें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से इनविटेशन भी आ जाता है। इस कंपटीशन में स्मृति टॉप 5 में पहुंच जाती हैं, लेकिन जीत नहीं पाती। 11 Smriti। मुंबई में रहते हुए स्मृति ने कई टीवी शोज के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन हर जगह उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए स्मृति ने बांद्रा में मौजूद मैकडोनल्ड के एक आउटलेट में काम करना शुरू कर दिया, जहां पर वे टेबल साफ करने का काम भी किया करती थीं। इन्हीं दिनों स्मृति की मुलाकात होती है पारसी बिजनेसमैन जुबीन ईरानी से और एक पारसी लड़की मोना से। धीरे धीरे तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच मोना को जुबीन से प्यार हो जाता है और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। वहीं स्मृति अपने करियर पर फोकस करने लग जाती हैं। क्योंकि मेरे स्टार 555 नमक में है आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्विस टेक्नोलॉजी और ISI मार्क। 1998 और 99 आते आते स्मृति को टीवी इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम मिलने शुरू हो जाते हैं। वे मीका सिंह के एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं। सैनिटरी पैड का एक ऐड भी उन्होंने किया। लेकिन स्मृति के करियर में सबसे बड़ा टर्न आता है जब उन्होंने ऊ ला 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 नाम का एक शो होस्ट किया। इस शो को पहले फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी होस्ट करती थी, लेकिन वो बीमार पड़ जाती हैं। इसके बाद इस शो को होस्ट करने का मौका मिला स्मृति को। यहीं पर एकता कपूर की मां शोभा कपूर ने स्मृति को देखा और वो स्मृति की स्क्रीन प्रेजेंस से काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। मेरी मॉम ने स्मृति को एक शो में देखा था और बोला था कि ये लड़की मैंने देखा है शो में, ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आपकी फ्रेंड नीलम जो है, हाँ। वो उस दिन बीमार थी तो आ नहीं पाई थी, तो मैंने हाँ। उनका रिप्लेसमेंट किया। इस वक्त एकता अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए एक नया सीरियल बना रही थीं, जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसके लिए एकता कपूर को एक लीड एक्ट्रेस की तलाश थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जो आदर्श भारतीय बहू का किरदार निभा सके, जो संस्कारी दिखे और जिसमें सैक्रिफाइस करने की भावना हो। इस तरह से ये रोल मिलता है स्मृति को और उन्हें तुलसी विरानी का लीड रोल करने के लिए साइन कर लिया जाता है। एकता कपूर ने स्मृति का ऑडिशन भी नहीं लिया था और उन्होंने बस स्मृति को देखा और साइन कर लिया। And she called me up and said, "There's one girl who looks like Twinkle Khanna, and she's so beautiful. Please." So everyone thought I cast you, but she was the one who saw you, and she was like, "मुझे ये लड़की बहुत ऐसा लगता है कि what a face." इस तरह 3 जुलाई 2000 के दिन स्टार प्लस पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शुरुआत हो जाती है। इस शो ने धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पकड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही तुलसी विरानी घर घर में पहचानी जाने लगती हैं और एक सुपरस्टार बन जाती हैं। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। स्मृति Z ईरानी। इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 8 साल तक 2000 से लेकर 2008 तक चलता है और इसके 1800 से ज्यादा एपिसोड्स बने। ये उस वक्त इंडिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था, जिसे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली भाषा में भी डब किया गया। इस शो के लिए स्मृति को कई अवार्ड्स मिलते हैं। उन्होंने लगातार 5 साल तक ITA बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। Honestly, I had announced recently that I wouldn't be taking another award for the role of Tulsi, because while I was going up on stage, one actress remarked, "फिर तुलसी को दे दिया." We always believed that क्योंकि सास भी कभी बहू थी and Tulsi would generate a lot of warmth. अब स्मृति इंडिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली टीवी एक्ट्रेस और भारत की सबसे पसंदीदा बहू बन जाती हैं। हर कोई चाहता था कि उनकी बहू तुलसी जैसी हो। उस समय शादी के कुछ एड्स में भी लोग ये तक लिखने लगे कि उन्हें तुलसी जैसी बहू चाहिए। इन्हीं दिनों जब स्मृति क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम कर रही थीं, तभी एक बार फिर उनके रास्ते जुबीन ईरानी से टकरा जाते हैं। स्मृति को पता चला कि उनकी दोस्त मोना और जुबीन का तलाक हो गया है। इसके बाद जुबीन और स्मृति के बीच फिर से बातचीत होने लग जाती है और उनकी पुरानी दोस्ती फिर से जिंदा हो जाती है। इस तरह जुबीन ईरानी और स्मृति ने शादी करने का फैसला ले लिया। जुबीन और मोना की बेटी सैनिल को भी स्मृति ने अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया। मार्च 2001 में स्मृति और जुबीन ने बंगाली रीति रिवाज से शादी कर ली। इस तरह स्मृति बन जाती हैं स्मृति ईरानी। शादी के कुछ महीने बाद ही अक्टूबर 2001 में स्मृति और जुबीन को एक बेटा होता है, जिसका नाम रखा जाता है जौहर। 2003 में स्मृति ईरानी दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग मुंबई में ना होकर पालगढ़ जिले में मौजूद जुबीन ईरानी के फार्म हाउस पर की जाती है। इस वक्त अफवाहें उड़ने लगी कि कांग्रेस के किसी नेता ने स्मृति ईरानी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। जब ये बात महाराष्ट्र बीजेपी की नेता मनीषा चौधरी तक पहुंचती है तो उन्होंने स्मृति को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया।
मनीषा कुछ महिलाओं को साथ लेकर फार्म हाउस पर पहुंच जाती हैं और स्मृति से इस बारे में बात करती हैं। स्मृति ने भी उनसे कहा कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी का काम पसंद है। इसके बाद मनीषा ने स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के बीच एक मीटिंग अरेंज की, जिसके बाद स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में शामिल करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। प्रमोद महाजन उस वक्त टीवी और बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को बीजेपी के साथ जोड़ रहे थे। स्मृति भी अब प्रमोद महाजन की करीबी थी और उन्होंने ही स्मृति को मेंटर करना शुरू कर दिया। 15 नवंबर 2003 के दिन स्मृति ईरानी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। यहाँ पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्मृति से सोनिया गांधी के बारे में एक सवाल पूछा गया तो स्मृति ने कहा कि सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारा आत्मसम्मान हमें ये सोचने की इजाजत नहीं देता कि विदेश में जन्मी महिला हम पर राज करे। इस एक बयान से स्मृति ने साफ कर दिया कि वो केवल स्टार पावर के लिए बीजेपी में नहीं है, बल्कि उन्हें बीजेपी की राजनीति की अच्छी खासी समझ है। इन्हीं दिनों स्मृति ईरानी की बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है जोइस। पार्टी में शामिल होने के कुछ महीनों के अंदर ही 2004 में ही स्मृति ईरानी को महाराष्ट्र बीजेपी की यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इधर 2004 में ही देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दिल्ली की चांदनी चौक सीट से उतार दिया, जहां उनका मुकाबला था कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल से। स्मृति की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए भाजपा ने घर घर की रानी तुलसी वीरानी का नारा दिया, लेकिन काम नहीं आया। कपिल सिब्बल के 1.27 लाख वोटों के मुकाबले उन्हें केवल 47,981 वोट मिलते हैं। इस तरह अपने पहले चुनाव में स्मृति ईरानी की बुरी हार होती है। इस हार के बावजूद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना दिया। स्मृति की तरह ही 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भी बुरी हार होती है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और खुद अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि ये हार गुजरात दंगों के कारण हुई है। ऐसा मानने वाले नेताओं में स्मृति भी शामिल थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वही कर रहे हैं साहब। दिसंबर 2004 में स्मृति ईरानी सूरत में एक ज्वेलरी स्टोर का उद्घाटन करने पहुंची थी। यहीं पर मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने ऑन कैमरा अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला कर दिया। Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat, yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post. A fast unto death. स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव में हुई भाजपा की हार को गुजरात दंगों से जोड़ते हुए कहा कि मोदी ने बीजेपी और गुजरात की छवि को खराब किया है। स्मृति ईरानी यहीं पर नहीं रुकती और ऐलान करती हैं कि अगर मोदी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो वे 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से तब तक भूख हड़ताल करती रहेंगी जब तक कि मोदी इस्तीफा नहीं दे देते या उनकी यानी कि स्मृति की मौत नहीं हो जाती। इंसान होता है साहब, इंसान मारा जाना बुरी चीज है। ये कैसे कोई मान सकता है कि इंसान मारा जाए और किसी आदमी को दुख न हो ही नहीं सकता। इस वक्त बीजेपी दो खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन का था और दूसरा खेमा लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का था। माना जाता है कि स्मृति ईरानी ने यह बयान वाजपेयी को खुश करने के लिए दिया था। उस वक्त स्मृति का समझना था कि बीजेपी में सबसे ज्यादा ताकत वाजपेयी के पास है। स्मृति के इस बयान पर खुद आडवाणी ने नाराजगी जताई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्मृति का साथ नहीं दिया और कहा कि मोदी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने स्मृति को साफ कर दिया कि वो या तो अपना बयान वापस ले लें या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। स्मृति को समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने उसी शाम अपना बयान वापस ले लिया। इसी हफ्ते स्मृति ईरानी दिल्ली जाकर आडवाणी से मिलती हैं और उनसे माफी मांग लेती हैं। इसके बाद आडवाणी ने मोदी और स्मृति
स्मृति के बीच सुलह करा दी। स्मृति के बयान के लगभग 2 महीने बाद आडवाणी ने अपने घर पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। यहीं पर स्मृति ने झुककर मोदी के पैर छुए और मोदी ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और गुजरात की बेटी कहा। मोदी ने भले ही स्मृति ईरानी को माफ कर दिया हो और ऊपर से भले ही ये सब लग रहा हो कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। वाजपेयी की तबीयत खराब होने और मई 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या के बाद बीजेपी में स्मृति की स्थिति और खराब होती चली जाती है और उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। अब स्मृति ईरानी ने दोबारा से टीवी इंडस्ट्री में अपने करियर को सेव करने की कोशिशें शुरू कर दी। स्मृति ईरानी ने अपने पति जुबीन ईरानी के साथ मिलकर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और खुद के शोज प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। इस बीच स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी काम करती रहीं, लेकिन साल 2007 में स्मृति ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी छोड़ दिया। अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गौतमी कपूर ने स्मृति ईरानी की जगह ले ली और तुलसी का रोल करने लगी, लेकिन स्मृति के जाने के बाद इस शो की रेटिंग लगातार गिरने लग जाती है। Thank you so much to Sony Entertainment Television that Ugriya and Applause got the opportunity to present one of the finest shows on Sony with the finest ensemble cast. Thank you once again, ladies and gentlemen, for your support. दूसरी तरफ स्मृति ईरानी के प्रोड्यूसर बनने का फैसला भी सही साबित नहीं हुआ। उनके प्रोडक्शन हाउस के शोज वारिस, विरुद्ध और थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान की तारीफ की गई, लेकिन उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसी सफलता नहीं मिली। इन परिस्थितियों में स्मृति 8 महीने बाद साल 2008 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी में फिर से वापस लौट आती हैं, लेकिन शो की रेटिंग फिर भी गिरती रही और 2008 में इसे बंद कर दिया जाता है। अपने टीवी करियर में गिरावट के बीच स्मृति ईरानी अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान देने लग जाती हैं। नितिन गडकरी से नजदीकी के चलते उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी के महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इधर 2009 में देश भर में लोकसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं। इस चुनाव में स्मृति ईरानी को टिकट तो नहीं दिया गया, लेकिन वो बंगाली, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश कई भाषाएं बोल सकती थीं, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने उनसे देश भर में प्रचार कराया। हालांकि इन चुनावों में भाजपा की बुरी हार होती है और कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बना ली। इधर 2009 में ही नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस कुर्सी पर अटल जी और आडवाणी जी बैठे, शायद मेरे को लगता है कि मेरा व्यक्तित्व अगर कुछ बात में अगर मुझे मार्गदर्शन नहीं करेगा तो वो जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी उनके सानिध्य के कारण इतनी पवित्र हुई है कि वो मुझे निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेगी। इसके 1 साल बाद ही 2010 में स्मृति ईरानी को बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब साल 2011 में गडकरी गुजरात से राज्यसभा सांसद चुन लिए जाते हैं, तब गडकरी ने स्मृति ईरानी का नाम आगे किया। कहा जाता है कि गुजरात के सीएम मोदी निर्मला सीतारमण को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन गडकरी के बात करने पर वो मान जाते हैं और स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा में भेज दिया जाता है। गुजरात से राज्यसभा सांसद बनने के बाद स्मृति ईरानी ने गुजरात में काफी वक्त बिताना शुरू कर दिया। वो कई बार अहमदाबाद जाती हैं और स्थानीय नेताओं से अच्छे संबंध बनाती हैं। स्मृति ने गुजराती भी सीख ली थी और मोदी के सद्भावना मिशन में भी वे शामिल हो जाती हैं। यहाँ से मोदी और स्मृति के बीच संबंध बेहतर होते हैं। भाजपा में भी स्मृति का प्रमोशन हो गया और वे पार्टी की प्रवक्ता बन जाती हैं। टीवी डिबेट्स में पार्टी और खासकर मोदी का बचाव करने के लिए अब स्मृति ईरानी दिल और जान से लग जाती हैं। मोदी को भी स्मृति ईरानी की वफादारी पर पूरा भरोसा हो चुका था। 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते स्मृति ईरानी मोदी के इनर सर्किल में शामिल हो जाती हैं। अब उन्हें मोदी का आदमी कहा जाने लगा। अमित शाह और अरुण जेटली के अलावा वे तीसरी ऐसी नेता थी जिसके पास मोदी तक सीधे हॉटलाइन थी। ये भी कहा जाता है कि मोदी ने स्मृति को इसलिए भी आगे बढ़ाया ताकि बीजेपी की सबसे बड़ी महिला नेता और ताकतवर नेता सुषमा स्वराज को कमजोर किया जा सके। सुषमा को आडवाणी खेमे का माना जाता था और मोदी स्मृति के रूप में अपनी खुद की सुषमा स्वराज खड़ा करना चाहते थे। आप भावुक हो गए हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। क्या है वो नरेंद्र मोदी की शख्सियत में जो स्मृति ईरानी को भावुक बना? 2014 में मोदी ने एक बड़ा दाव खेलते हुए स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इससे पहले बीजेपी आमतौर पर अमेठी में केवल नाम के लिए लड़ती थी, लेकिन मोदी शाह की बीजेपी बिना लड़े किसी भी सीट पर हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्मृति ईरानी को राहुल के खिलाफ उतार दिया। मोदी शाह का मानना था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देंगी, जिसके कारण राहुल को देश भर में प्रचार की जगह अमेठी को ज्यादा समय देना पड़ेगा। अमेठी की सीट गांधी परिवार का गढ़ थी और 1980 से यहां से गांधी परिवार लगातार जीतता आ रहा था।
खुद राहुल गांधी 2004 और 9 में ये सीट जीतते आ रहे थे। इस बार अमेठी में मुकाबला त्रिकोणीय था। स्मृति और राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। बड़े ही प्रेम से गांधी परिवार के घर के चिराग को वोटर ने अपने वोट से रोशन किया, देश में सांसद बनाया, लेकिन राहुल गांधी जी ने सांसद बनने के बाद उसी वोटर के घर में अंधेरा कर दिया। इस चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास को हरा दिया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की जीत के अंतर को बहुत कम कर दिया। 2009 में यहां राहुल गांधी 3.70 लाख वोटों से जीते थे। वहीं 2014 में उनका जीत का अंतर घटकर 1,07,923 वोट रह गया। वहीं स्मृति को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि 2009 में अमेठी में बीजेपी को केवल 37,570 वोट मिली थी। इसलिए हार के बावजूद स्मृति के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इसका इनाम भी उन्हें मिला और मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में मानव संसाधन मंत्री बना दिया, जिसमें देश का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता था। एक तरह से स्मृति ईरानी देश की शिक्षा मंत्री भी बन जाती हैं। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इसलिए मंत्री बनते ही स्मृति ईरानी की खुद की एजुकेशन को लेकर भी विवाद खड़ा हो जाता है। कांग्रेस का कहना है कि जो 12वीं भी पास नहीं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या संभालेंगी। स्मृति ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अपने हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने 1996 में डीयू से बीए पास किया था, लेकिन 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने जो हलफनामा दिया उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से केवल 1 साल बीकॉम की पढ़ाई की थी। इसके अलावा 2014 में स्मृति ईरानी ने येल यूनिवर्सिटी से डिग्री होने का दावा भी किया, लेकिन पता चला कि ये कोई डिग्री नहीं थी बल्कि ये एक सर्टिफिकेट था। और उन्होंने 2013 में इंडिया येल पार्लियामेंट्री लीडरशिप प्रोग्राम के तहत येल यूनिवर्सिटी से मात्र 1 हफ्ते का कोर्स किया था। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी थे। हैरानी इस बात की थी कि ये कथित डिग्री कब हासिल की। एक तरह से असल में देश की शिक्षा मंत्री केवल 12वीं पास थी, यानी कि वे ग्रेजुएट भी नहीं थी। उसकी डिग्री होना और एक 6 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना, ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डिग्री नहीं बोल सकते उसको आप। डिग्री वो है जो आप फुल टाइम पढ़ते हैं, एक कोर्स होता है। ये तो एक 6 दिन के कोर्स को कहाँ डिग्री बोलेंगे। 17 जनवरी 2016 के दिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। सवाल ये है कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला ने खुदकुशी क्यों की। आरोप लगा कि रोहित वेमुला ने जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या की है। रोहित और उनकी अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 4 स्टूडेंट्स की आरएसएस भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रों से झड़प हो गई थी, जिसके बाद उन पर एबीपी के नेता सुशील कुमार के साथ मारपीट का आरोप लगा। शुरुआती जांच में किसी भी छात्र को दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि ये मानने का कोई आधार नहीं है कि सुशील को मारपीट में चोट लगी थी। लेकिन इसके बाद भाजपा के केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, जिनके अंडर में ये यूनिवर्सिटी आती थी। इस पत्र में दत्तात्रेय ने इन दलित छात्रों को देश विरोधी जातिवादी तत्व बताते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद स्मृति ईरानी के मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से हैदराबाद यूनिवर्सिटी को 5 रिमाइंडर भेजे जाते हैं। 24 सितंबर को भेजे गए एक रिमाइंडर में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो रही देश विरोधी कथित गतिविधियों पर और जानकारी मांगी गई और मामले में तेज कार्रवाई करने को कहा गया। आरोप है कि दत्तात्रेय ने ही दलित स्कॉलर पर कार्रवाई के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था। मानव संसाधन मंत्रालय के रिमाइंडर्स के बाद जिस बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच में रोहित वेमुला और बाकी 4 छात्रों को बेकसूर बताया था, उसी बोर्ड ने पुरानी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रोहित और बाकी छात्रों को दोषी करार दे दिया। इस तरह दिसंबर महीने में रोहित और उनके साथियों को यूनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया जाता है और लाइब्रेरी और कैफेटेरिया में घुसने पर भी रोक लगा दी जाती है। रोहित की 25,000 रुपए की फेलोशिप भी अब रोक दी जाती है। उन्हें और बाकी 4 छात्रों को हॉस्टल से भी अब निकाल दिया जाता है, जिसके बाद रोहित और उनके साथी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही धरने पर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल करने लग जाते हैं। माय नेम इज रोहित वेमुला, आई एम अ दलित कमिंग फ्रॉम गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। इस भूख हड़ताल के बीच ही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर रोहित वेमुला ने
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोहित की आत्महत्या का मामला देश भर में फैलने लग जाता है। रोहित वेमुला खुदकुशी मामले की जांच कर रहे आयोग की रिपोर्ट आ गई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला खुदकुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार था। रोहित के साथियों ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी के मानव संसाधन मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी पर रोहित और बाकी दलित छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया था, जिसके कारण अंत में रोहित को आत्महत्या करनी पड़ी। Political involvement by BJP has led to the suicide of Rohit Vemula. He has served a notice to the Vice Chancellor that I am going to commit a suicide. It stands as a testimony. Despite this, this letter was never brought out in open, in public by Smriti Irani. जुलाई 2016 में स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय से हटाकर वस्त्र मंत्रालय जैसा एक कम अहमियत वाला मंत्रालय दे दिया गया। लेकिन अगले ही साल स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय जैसा इम्पोर्टेंट मंत्रालय दे दिया जाता है। स्मृति ईरानी गेटिंग एडिशनल चार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद साल 2018 में स्मृति ईरानी अपने गुड़गांव के किराए वाले घर पर पहुंचती हैं, जिससे निकाले जाने के बाद वे अपनी मां से कहती थी कि वे एक दिन इस घर को खरीदकर उन्हें देंगी। लेकिन जब वे अपने पुराने घर पर पहुंची तो वहां अब घर नहीं था, घर टूट चुका था और अब उसमें ड्राई क्लीन की दुकान खुल चुकी थी। घर ही नहीं है, वर्कशॉप बन गया ना, टोटल बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे लगा घर होगा, नहीं मुझे लगा घर होगा, घर ही नहीं है। इधर 2019 के लोकसभा चुनाव आ चुके थे। एक बार फिर भाजपा ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से खड़ा कर दिया कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। जब 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। 1977 के बाद अमेठी में ये गांधी परिवार के किसी सदस्य की पहली हार थी। राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी का कद बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी को वस्त्र मंत्रालय के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दे दिया जाता है। इधर जुलाई 2002 में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने एक बयान में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया। अधीर रंजन के इस बयान पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। लेकिन सबसे कमाल विरोध स्मृति ईरानी का रहा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों और महिलाओं का अपमान किया है और ये सब सोनिया गांधी की मंजूरी से हो रहा है। अधीर रंजन के बयान पर स्मृति ईरानी गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती हैं, सोनिया गांधी माफी मांगो। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। जबकि सोनिया गांधी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। इस हंगामे के बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि इसमें उनकी गलती क्या है। इधर सोनिया गांधी और रमा देवी में बात हो ही रही थी कि स्मृति ईरानी इन दोनों के बीच में कूद पड़ती हैं और सोनिया गांधी से कहती हैं कि मैडम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया है। स्मृति के इस व्यवहार पर सोनिया गांधी ने पहले तो स्मृति को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन फिर गुस्से में कहा, मुझसे आप बात मत करो। Irani told Sonia Gandhi, this is not your party office. Allegedly, this is what Smriti Irani said, and joined other male members of parliament as well in heckling Sonia Gandhi. This is the version of the Congress party. हालांकि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन के बयान को महिला सम्मान से जोड़ा और संसद में इस पर हंगामा काटा, वैसा विरोध अन्य मामलों में देखने को नहीं मिला। चाहे महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, चाहे मणिपुर में 2 महिलाओं को सड़क पर बिना कपड़ों के घुमाए जाने का मामला हो, इन चर्चित मामलों पर भी स्मृति ईरानी ने एक बयान तक नहीं दिया। जब विपक्षी नेता राहुल गांधी मणिपुर पीड़ितों से मिलने के लिए मणिपुर गए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ही मणिपुर वायलेंस का जिम्मेदार ठहरा दिया।
मणिपुर मुद्दे पर जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इस दौरान भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का इशारा करने का आरोप लगा दिया। Only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. स्मृति ने कहा कि एक महिला विरोधी आदमी ही उस संसद में फ्लाइंग किस दे सकता है जहां महिलाएं बैठती हैं, और ऐसा गर्मा विहीन आचरण देश की संसद में कभी नहीं हुआ। लेकिन चश्मदीद लोगों ने बताया कि राहुल गांधी अपना भाषण खत्म होने के बाद लोकसभा से जा रहे थे, तब उनके कागज गिर जाते हैं और जब वो इन्हें उठाने के लिए नीचे झुके तो बीजेपी के कुछ सांसद उन पर हंसने लगे। कांग्रेस ने कहा कि राहुल ने इन लोगों की तरफ फ्लाइंग किस किया था, न कि किसी महिला सांसद की तरफ। इधर देश में 2024 इलेक्शन आ गए, लेकिन कांग्रेस ने इस बार स्मृति ईरानी के सामने लोकल नेता किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया, जो पिछले 40 साल से अमेठी में गांधी परिवार के लिए काम करते आ रहे थे। राहुल के अमेठी से न लड़ने के फैसले का बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर गांधी परिवार अमेठी से नहीं लड़ रहा तो ये दिखाता है कि वोटिंग से पहले ही उन्होंने हार मान ली है, और अगर गांधी परिवार को जीत की थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो किशोरी लाल शर्मा जैसे प्रॉक्सी कैंडिडेट को टिकट नहीं देते। इंटरेस्टिंगली इन्हीं किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.67 लाख वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। और बड़ी खबर इस वक्त अमेठी से हार गई है स्मृति ईरानी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अमेठी में केएल शर्मा चुनाव जीत गए हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। इस हार के बाद स्मृति ईरानी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कोई मंत्री पद नहीं दिया जाता। 2019 में राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी 5 साल में ही अर्श से फर्श पर आ जाती हैं। स्मृति ईरानी को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। 1.5 साल तक इंतजार करने के बाद स्मृति ईरानी जुलाई 2025 में एक बार फिर से टीवी पर वापस लौट आती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन लेकर।